चलो ठीक है. So let's talk about energy levels in atoms and the line spectra. असल में एनर्जी लेवल्स का जो एविडेंस है ना वो लाइन स्पेक्ट्रा से आता है. सर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ एनर्जी लेवल. अच्छा पहले मैं आप लोगों को जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ जरा डिटेल ऑफ एनर्जी लेवल. देखें पहले बोहर ने एक मॉडल प्रेजेंट किया था एटम का और वो मॉडल स्टिल स्टैंड्स अभी तक जो है ना वो हम उसको कहते हैं. तो देखो कि एनर्जी लेवल्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल है वो क्या है जरा मैं आप लोगों को पहले ये एक्सप्लेन कर दूं. ये कॉन्सेप्ट और इसका ऑफ एनर्जी लेवल. अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल या लेवल्स. ठीक है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स जरा मैं आपको बता दूं या एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं. देखिए सबसे पहले तो जो बोहर ने अच्छा बोहर का नाम ऐसा हम यूज नहीं करते बट सजेशन उसी का था. ठीक है सजेस्टेड बाय बोहर. मैं लिख देता हूँ. अच्छा इसकी रू जरा थोड़ी सी सुकून में आ जाएगी. BOHR बोहर. ठीक है नील बोहर नाम था साइंटिस्ट का. इससे ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना अराउंड द न्यूक्लियस आर अरेंज्ड एट फिक्स्ड एनर्जीज. ठीक है कॉल्ड एनर्जी लेवल्स या जिसको केमिस्ट्री में शेल्स भी कहते हैं. ठीक है सो उसने कहा था कि सबसे पहला देखो इसका पॉइंट वाइज मैं बताता रहा हूं. इलेक्ट्रॉन्स in an atom are arranged around the nucleus. अच्छा ये तो सबसे बिल्कुल पहली बेसिक बात है बट जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं होते उनके लिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं. सो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस. अच्छा अब ये अरेंज कैसे होते हैं. हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है. इलेक्ट्रॉन्स हैव अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है तो वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी आर अरेंज्ड एट सर्टेन एनर्जी लेवल्स. ठीक सो हम ये कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स हैव a certain amount of energy and they are arranged according to it. So electrons have a certain amount of energy and they are arranged according to it. हम ये कहते हैं according to it in different levels. Called energy levels या simply called shells. Called energy levels or shells. अच्छा ये तो मेरे ख्याल में तुम सबको तकरीबन सब बच्चों को पता होता है. अच्छा जो की पॉइंट है ना इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर एग्जिस्ट इन बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स. देखो ये मैं हमेशा केमिस्ट्री वालों को भी ओ लेवल वालों को भी एस वालों को भी समझाने के लिए बताता हूँ. ये एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे लैडर के स्टेप्स होते हैं. या तो आप पहले स्टेप पे कदम रखेंगे या फिर आप दूसरे पे जाएंगे. आप दोनों के बीच में नहीं एग्जिस्ट कर सकते. आप ये नहीं कह सकते यार मैं थोड़ी देर जरा हवा में खड़ा हो जाऊं फिर मैं ऊपर चला जाऊंगा. सो या तो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होगा या पहले एनर्जी लेवल पे होगा या दूसरे पे होगा तीसरे पे होगा. द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स. एनी टू एनर्जी लेवल. तो इलेक्ट्रॉन्स have a certain amount of energy and they are arranged according to it in different levels called energy levels or shells. ठीक है अगला पॉइंट क्या है. Electrons can never exist in between the two energy levels. Electrons cannot exist between the two energy levels. ठीक है एक बात ये हो गई. अगली चीज याद रखो कि हर एलिमेंट का एनर्जी लेवल डिफरेंट होते हैं.
every atom, देखो atoms of different elements have different energy levels. यानी हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल जो होगा ना, जरूरी नहीं है सोडियम का भी वैसा ही हो, जरूरी नहीं है पोटेशियम का भी वैसे ही हो, सबके एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है. सो जाहिर है क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स अलग होती है, नंबर इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री वाले समझते होंगे जाहिर फैक्टर्स होते हैं, तो हम अभी खैर वहां नहीं जा रहे, हम बस ये कहेंगे कि द एनर्जी लेवल आर डिफरेंट इन डिफरेंट एटम्स. द एनर्जी levels are different in atoms of different element. एक बात, ठीक है, different elements and also in atoms in different state. देखो अगर एलिमेंट सेम है लेकिन उसकी स्टेट अलग है, सॉलिड की एनर्जी लेवल अलग होंगे, लिक्विड के अलग होंगे, गैस के अलग होंगे, क्योंकि एटम्स जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं ना कैन आल्सो अफेक्ट द एनर्जी लेवल्स, क्योंकि उनका भी फिर इन्फ्लुएंस होने लगता है. सो अगला, द स्टेट आल्सो अफेक्ट्स एनर्जी लेवल. द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कैन चेंज द एनर्जी लेवल्स. अच्छा, अब ये भी हो गया, द एनर्जी लेवल आर डिफरेंट इन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कैन चेंज द एनर्जी लेवल. अच्छा, सबसे जो सिंपलेस्ट एनर्जी लेवल होता है ना गैसियस स्टेट में होते हैं, क्योंकि गैसियस स्टेट में फार अपार्ट होते हैं. सो हम कंसिडर करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम विल हैव अ सिंपलेस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है. सो फॉर मैं आपको नोट बता रहा हूं, वी कंसिडर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब है उसके गिर्द कोई और ना हो, आइसोलेटेड gaseous atoms, we consider energy levels of isolated gaseous atoms, energy levels of isolated gaseous atom for ease of study, energy levels of gaseous isolated atoms, ठीक है. तो इनके एनर्जी लेवल रिलेटिवली सिंपलर होते हैं, आसान होते हैं स्टडी करना. अच्छा सर, मेरा ख्याल में इसमें काफी सारी ऐसी बातें होंगी जो बहुत सारे लोगों को पता होंगी, बहुत सारे लोगों के लिए अभी तक मैंने कोई नई बात नहीं बताई. अब जो नई बात है ना वो बेसिकली क्वांटम थ्योरी बताती है. देखो जो अब असल बात जो है वो क्या है, तो क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब वो उनको आप वो एक एनर्जी लेवल से जंप करके जब दूसरे एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब करेंगे, ना उससे कम एब्जॉर्ब करेंगे ना उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे. If you want an electron to jump from a lower to a higher shell, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेशन, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना है, लोअर से हायर शेल में जाना है, तो क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि वो एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा. अच्छा भाई, हम पीछे क्या पढ़ कर आए हैं कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर हैव स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज. तो अगर आप उसके अंदर से सपोज तुम किसी एटम में से लाइट पास करते हो ना, अब लाइट के अलग अलग कलर्स हैं, तो वो सारे कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सिर्फ उन्हीं कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा जिनकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, इक्वल है टू द एनर्जी गैप बिटवीन द टू लेवल्स, ठीक है. वो उसको एब्जॉर्ब करके जंप करके ऊपर चला जाएगा. अच्छा, ये नहीं हो सकता कि अभी वो थोड़ी एब्जॉर्ब कर ले, थोड़ा ऊपर चला जाए, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी और एब्जॉर्ब कर ले, फिर थोड़ा और ऊपर चला जाए, फिर और एब्जॉर्ब करके और ऊपर चला जाए. सर दो ही पास, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या वो करेगा ही नहीं. अगर वो करेगा ना तो सिर्फ उन्हीं एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेगा, उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जिसका एनर्जी इक्वल होता है टू द एनर्जी गैप बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, ना कम ना ज्यादा, ठीक है. ये बड़ी एक हैरानकुन बात थी लोगों के लिए कि यार वो कहते हैं यार ऐसा क्यों होता, अभी थोड़ी कर ले फिर बाद में थोड़ी कर ले, बट ऐसा होता ही नहीं है. ये सजेशन जो दिया था और बाद में लेटर ऑन इसको हमने प्रूव कर दिया कि वाकई ये बात सच है. तो अभी मैं आपको इसका वो जो मैंने कहा ना लाइन स्पेक्ट्रम उसका एविडेंस है. तो ये जो की पॉइंट्स हैं वो मैं अब तुम लोगों को ये बता रहा हूँ. की पॉइंट्स क्या है इसको जरा समझना. पहला की पॉइंट्स क्या है, when an electron jumps, when an electron jumps, और इसको लिए साइंटिफिक वर्ड excites, excites from a lower
to a higher energy level, it will only absorb photons of radiation या radiations, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, photons of radiation, radiations with energy equal to the energy difference between the two energy levels. ठीक है सर, इक्वल इसमें कीवर्ड है, ना उससे कम मैंने आपसे कहा ना उससे ज्यादा, वो सिर्फ उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब वो एक्साइट करता है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। जब वो एक्साइट करता है, इलेक्ट्रॉन जंप्स और एक्साइट्स फ्रॉम अ लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, इट विल ओनली एब्जॉर्ब फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन विद एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम। अच्छा, इसी तरह व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर शेल, तो वो एक खास तरह के फोटॉन्स एमिट करता है। अच्छा, बिल्कुल वाइस वर्सा, इसको भी लिख लिया, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स from a higher to a lower energy level, it will emit photons of radiation. It will emit photons of radiation with energy equal to the energy gap between them. Why same? With energy equal to the energy gap between the energy levels. सर सिंपल स्टोरी हो गई। जंप करना है तो एब्जॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी जितना गैप के बराबर है, और जब वो डी एक्साइट करेगा तो रिलीज करेगा। तो मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर फर्स्ट से सेकंड शेल में जंप करना है, तो अगर लेट्स सपोज उसने ब्लू कलर के फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए, तो जब वो सेकंड से फर्स्ट शेल में वापस आएगा ना डी एक्साइट, तो वो ब्लू कलर के फोटॉन्स एमिट करेगा जो एब्जॉर्ब करता है एक्साइटेशन के वक्त। ठीक है, अगर वही वहीं से वापस आए तो वही एमिट कर देता है। ठीक है, डी एक्साइटेशन, ये इसका जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। ये है बेसिकली क्वांटम थ्योरी जो एनर्जी लेवल्स की होती है। अब ये सजेशन जो इसने दिया था ना, अब इसको प्रूफ भी करना था, तो इसने लेटर ऑन, अभी मैं आपको बताता हूँ, हम जरा उसको इतना डिटेल में बहुत बेसिक उसके टर्म में पढ़ेंगे। उसको हम कहते हैं एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा कहलाता है। उससे हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। तो अब तो खैर ये एक बड़ी, मतलब एक तरीके से ऐसी थ्योरी है जिसपे कोई अब डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो मैं आपको अब इसकी ना एक दो एग्जांपल्स कराता हूँ, क्योंकि इसके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला, सो इसका फॉर्मूला है जो डेल्टा ई इज एनर्जी गैप इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, एच एफ या एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, where f या lambda is a frequency या wavelength of the radiation जो उसने absorb या रिलीज करता है। ठीक है, चलो अब हमारे देखो, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ना आपको एनर्जी लेवल दिए जाते हैं। हमारे सिलेबस में उन्होंने हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स को स्टडी करने के लिए कहा हुआ है। एग्जाम्पल, अच्छा मैं आपको जरा इसमें समझा भी दूं कि इसको रीड कैसे करते हैं। एनर्जी लेवल्स ऑफ आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम। आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, दुनिया में सबसे आसान एनर्जी लेवल इसी का है। अच्छा, ये सर
एक आइसोलेटेड, मैं आपको समझाता हूं जरा इसका क्या मतलब है। देखो, इसमें सबसे पहले बिल्कुल लो, अच्छा जाहिर है आप ऊपर आ रहे हैं तो ये एनर्जी लेवल ऊपर जा रहे हैं ना, एनर्जी लेवल इंक्रीजेस है, सो हायर एनर्जी की तरफ आप, ये लोअर टू हायर एनर्जी, जैसे आप ऊपर आने एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। सर देखें, अब इसको मैं जरा थोड़ा सा इतनी बेसिक केमिस्ट्री की टर्म में बताता हूँ। n इज इक्वल टू 1 कौन होता है? फर्स्ट शेल, या फिजिक्स की लैंग्वेज में फर्स्ट एनर्जी लेवल। इसके आगे लिखा है -13.59, ये ईवी। ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता है ना? ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है ईवी, सबको पता है, मैंने बताया था ना पहले भी आप लोगों को। ठीक, मैं आई थिंक मैंने रेडियो उसमें, नहीं हमने तो नहीं पढ़ा, चले मैं बता देता हूँ एक दफा अगर नहीं पता आपको, ऐसे एएस में पता ही होता है, लेकिन चलिए। अब जो सेकेंड एनर्जी लेवल है ना, उस पर आप देखें -3.40 लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपको गिवन होंगे एग्जाम में। फिर जो थर्ड एनर्जी लेवल है उस पर लिखा हुआ है -1.51, फिर फोर्थ पे 58, फिर -54, और फिर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे लिखा हुआ है 0। ठीक है, जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है ना, वो थोड़ा सा हमसे एतराज करते हैं, वो कहते हैं सर हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके अंदर तो एक ही शेल होना चाहिए, या आपने इतने सारे कैसे बना दिए? अच्छा, मैं यही आपको समझाने वाला था कि देखो, वो एक इलेक्ट्रॉन तो होता है, जो हम जब केमिस्ट्री वालों को कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब है लोएस्ट एनर्जी, तो वो इधर होता है जिसमें लिखा हुआ है n इक्वल टू 1, फर्स्ट शेल में होता है। लेकिन अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें तो वो जंप करके यहाँ 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 आ सकता है। ठीक है, वो आ सकता है यहाँ यहाँ, यानी इसका मतलब है कि वो n इक्वल टू 2 पे भी आ सकता है, उसको सेकेंड शेल या सेकेंड लेवल, n इक्वल टू 3 पे भी जा सकता है, n इक्वल टू 4 पे भी जा सकता है, 5 पे भी जा सकता है। सर 5 के बाद n इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है ये एटम से बाहर चला जाएगा, जिसको केमिस्ट्री में कहता है आयनाइज हो गया। आयनाइज का मतलब है कि ये n इक्वल टू इन्फिनिटी मींस आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर। और फिजिक्स के अंदर याद है हमने पढ़ा था एंटी ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी व्हिच इज आउटसाइड द अट्रैक्शन रीजन, तो ये n इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन यहाँ पे खत्म हो गई, बहुत दूर चला गया, आयनाइज हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन गॉन। ठीक हो गया, होता है लोअर टू हायर लेवल। अच्छा, अब सर इसका साइन का मतलब है, इसके साइन का मतलब है, ये दोनों मतलब। सर ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया था, याद दो, पोटेंशियल इन्फिनिटी 0, क्या मतलब होता है? पोटेंशियल बताओ, मस्तियां किए जा रहे हो ना कभी इधर उधर, वो तो मैं कुछ, वो भी कुछ कर रहा है, सारी जिंदगी सारे तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, इधर आओ, यहाँ बैठो, कोई नहीं पड़ेगा तुम्हारे पीछे। और साथ साथ मुझे बताओ n इक्वल टू इन्फिनिटी का क्या मतलब, इन्फिनिटी पे 0 का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता था, याद करो, बताओ क्या मतलब होता है इसका? सरफेस, इन्फिनिटी सरफेस होती है, वाह 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 वाह। क्या मैक्सिमम होती है? पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं आप लोगों को वर्क करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वाइस वर्सा, अगर एक इलेक्ट्रॉन, मैं आपको याद देता हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन को उल्टा लाना पड़ता है, उल्टा, ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है तो क्या न्यूक्लियस का वर्क होगा उसके ऊपर? इन्फिनिटी पे, सर इन्फिनिटी पे न्यूक्लियस की फोर्स ही नहीं होगी, तो वर्क कैसे होगा? ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने कहा था, अगर एक मास रखा हुआ है और एक दूसरा मास इन्फिनिटी पे है, तो दूसरा मास जो इन्फिनिटी पे होगा लेते थे 0, याद है? इसी तरीके से इसकी एनर्जी क्या होगी? 0। ठीक है, अभी लिखवाता हूं, पहले इसको सुन लो। अब जैसे जैसे मैं इसको करीब लाता जाऊंगा तो हमने क्या, अब जैसे ये फील्ड के अंदर आया, याद है वर्क इज डन बाय द फील्ड, और फील्ड जब वर्क करती है तो पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। तो यहां पर ये जो लिखा है ना माइनस, अब n इज इक्वल टू 5 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए 5.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क हुआ है। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क हुआ है। माइनस साइन इसलिए
because work is done by the system, or then work is done by the system, तो हम कहते हैं work decreases. फिर इसी तरह देखो यहाँ पर लिखा हुआ है -0.85, तो -0.85 अब यहाँ है ना, ये लिखा है -0.85, तो -0.85 का मतलब इन्फिनिटी से यहाँ लाने के लिए 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क हुआ है. ठीक है. सिमिलरली आखिरी बस ले आता हूँ, ये आखिरी फर्स्ट शेल पे लिखा है ना -13.59, तो इन्फिनिटी से यहाँ ये लिखा -13.59, तो इसका मतलब इन्फिनिटी से यहाँ लाने के लिए -13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क हुआ है. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. चलो तो मैं इसको लिखवा देता हूं आप लोगों को. अच्छा, सो द एनर्जी ऑफ अ लेवल इज इक्वल टू द एनर्जी of an energy level is equal to the work done. Energy level is the work done by the field to bring an electron from infinity to that point. ठीक है. The energy of an energy level is the work done. ठीक है, by the field to bring an electron from infinity to that point. अच्छा, negative sign is because work is done by the field. Work is done by the field, hence work or potential decreases from zero. Potential decreases from zero. समझ गए? अच्छा, जिनको नहीं पता इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या यूनिट होता है ना, देखो नोट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय 1 वोल्ट. तो जिनको नहीं पता, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल्स. ठीक है, फॉर दोज हु मे नॉट नो. और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10⁻⁻13 जूल्स. ये बहुत छोटे यूनिट होता है एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. समझ में आ गया ये तुम लोगों को? ठीक है. अच्छा, पहले आप लोगों को एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये एनर्जी लेवल्स क्या है. अब अगर एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन दे कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो रेडिएशन की जिससे इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट से थर्ड शेल में चला जाए, तो तुम उसके लिए देखो क्या करोगे, कैसे इसको करोगे, इसको जरा समझो. अब यहाँ पे एग्जामिनर अगर आपसे कहता है एग्जाम्पल, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, frequency of radiation required for an electron to excite from first to third energy level. एनर्जी लेवल, ये क्वेश्चन है. अब आप देखें इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट एनर्जी लेवल का आप जरा जाके एनर्जी देखें क्या है. अच्छा चलो मैं इसी डायग्राम को यहाँ से फिर से पेश कर देता हूँ. ठीक है. अब आप देखें इसको कैसे कैलकुलेट, ये आपको एग्जाम में गिवन होगा. ठीक है, आप लोगों को वापस कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं यूज कर सकूं. सर फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए ना, पता है क्या होगा,
ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे है ना, तो इस पे रेडिएशन आके फॉल करेगी, यूं करके ये रेडिएशन आएगी, ये उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके जंप करके चला जाएगा कहाँ, फर्स्ट से थर्ड पे। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था अभी, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डेल्टा ई इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, डेल्टा ई के लिए तुम लोग क्या करोगे, हायर में से लोअर, -1.51 -13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ताकि ये जूल्स में आ जाए, इज इक्वल टू एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.63 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाय एफ। आगे भाषा में आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से लार्जर वैल्यू ये है, इसमें से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे। अभी है बेटा टाइम, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी यहाँ आके तुम्हें टाइम की फिक्र लग गई, वहां पे तुम्हें इधर कभी उधर कभी इधर, तो ये लार्जर वैल्यू है -1.51, इसमें से तुमने स्मॉलर वैल्यू माइनस कर। बेटा कैटलिस्ट असल में तुम हो, हाँ सर तुम, यही बात। अच्छा कैटलिस्ट कहता ही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, -1.51 जो लार्जर वैल्यू है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। हाँ लेकिन लगता है ये बड़ी वैल्यू, लेकिन नेगेटिव में छोटी होती है ना। जरा इसका आंसर निकालिए, कैलकुलेट करें यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, जल्दी से बताओ। इसके बाद तुम लोग मुझे निकाल के दिखाओगे अगर वो 5th से 2nd शेल पे जाएगा, उसमें वेवलेंथ निकालेंगे। पहले ये बताओ, पार्ट 1 कर देते हैं। कर रहे हैं कोई सवाल तुम में से? नहीं, नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जूल में किया उसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में था ना, इसको जूल में लेकर आया हूं। क्या आंसर आया? 1.92 2.92 इंटू 10⁻15। ठीक है, अब आप लोग जरा इसका पार्ट बी सॉल्व करें। वेवलेंथ निकालो जब वो 5th से 3rd में डी एक्साइट हो। डिटरमिन द वेवलेंथ एमिटेड when electron de-excites from 5th to 3rd energy level. फिफ्थ से थर्ड एनर्जी लेवल आपके सामने है, इनकी वैल्यूज देख लीजिएगा। 5th to 3rd, फिफ्थ से जब वो 3rd में जाएगा तो एमिशन करेगा ना, तो ये रेडिएशन एमिट करेगा, जो उधर एब्जॉर्ब की थी इधर एमिट करेगा। सर वही फॉर्मूला लगेगा, बस इस दफा hc/λ कर देंगे आप। इसको तो वैसे ही कैलकुलेट करोगे, दोनों का डिफरेंस हमेशा याद रखो, ऊपर का एनर्जी लेवल जो है ना वो बड़ा होता है। सो -0.54 -1.51 into 1.6 into 10⁻⁻19 is equal to 6.63 into 10⁻⁻34 multiplied by 3 into 10⁻8 divided by wavelength.
बताइए आंसर। 1.28 एक्सपोनेंट पूछ रही हो, बता रही हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है। -6 मीटर्स। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो अब आपको सामने आ गया कि ये एनर्जी लेवल मॉडल क्या होता है। अच्छा, सर आपने बोल लिया, हमने सुन लिया, इसका कोई एविडेंस कोई एविडेंस है या बस तुमने कह लिया, मैंने कहा हाँ सर क्या बात है भाई, ऐसा होता है। सर इसका कोई ना कोई एविडेंस होगा ना। द एविडेंस इज प्रोवाइडेड बाय द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम या जो तीन तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, अभी हम आपको बताते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसका एविडेंस, अच्छा अच्छा, कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों को आती होंगी। एक्साइटेड स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी? एक्साइटेड स्टेट मींस जो तुम लोग अक्सर रहते हो एक्साइटेड, जब एनर्जी गेन करके एनर्जी लेवल ऊपर चला जाता है तो देर आर इनकम्प्लीट शेल्स बीनीथ इट। एक्साइटेड स्टेट का, चले मैं आप लोगों को डेफिनेशन दिखा देता हूं। अगर एग्जामिनर कहीं पूछे एक्साइटेड स्टेट की डेफिनेशन, तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स यानी जंप करके जाता है एंड देयर आर इनकम्प्लीट एनर्जी लेवल्स बीनीथ इट। रुक जाओ, मुझे पता है तुम लोग बेचैन हो, लेकिन अभी एक एक मिनट कीमती है हमारा, तो जरा घड़ी की तरफ देखना बंद करो तुम लोग, ठीक है? देखो एक्साइटेड स्टेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट टू अ हायर एनर्जी लेवल एंड देयर इज एन इनकम्प्लीट शेल बीनीथ इट। क्योंकि जंप करके ऊपर चले आता है ना, तो नीचे का शेल दायरा उसका इनकम्प्लीट हो जाता है। इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? अच्छा, फिर आयनाइज स्टेट क्या होती है? आयनाइज इंफिनिटी पे ट्रांजिट कर जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे चला जाए तो हम कहते हैं कि वो आयनाइज। आयनाइज का मतलब होता है कि वो उसके बाद, वो आप केमिस्ट्री वालों ने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है ना, ठीक है? तो आयनाइज स्टेट क्या होता है? आयनाइज स्टेट का मतलब होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टू इंफिनिटी रिजल्टिंग इन अ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो इसको कहते हैं आयनाइज स्टेट। ये लिख लिया था एक्साइटेड सबने? एक्साइटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट टू अ हायर एनर्जी लेवल एंड देयर इज एन इनकम्प्लीट शेल बीनीथ इट। अच्छा, इसमें इंफिनिटी पे नहीं जाते वो, इसमें ऊपर चले आते हैं, ठीक है? और आयनाइज के अंदर क्या होता है, वो टाटा करके बाहर निकल जाते हैं, वो कहते हैं बेटा अल्लाह हाफिज, हम तुम्हारे साथ रहेंगे ही नहीं अब, ठीक है? तो ये आयनाइज स्टेट है व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टू इंफिनिटी रिजल्टिंग इन अ पॉजिटिव चार्ज। जी नहीं, एफिनिटी तो उल्टा है ना, एफिनिटी में गेन, ये इसमें गेन करने वाला सीन नहीं है, इसमें लूज करने वाला है, ठीक है? आयनाइज स्टेट क्लियर हो गया? अच्छा चलो, अब तुम लोग पहले ये जरा समझ लो आज, ठीक है? फिर मैं ये फाइल तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, तुमने इसको घर जाके इसका फिर एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा लिख लेना। वो लिखा जा भी नहीं सकता, डायग्राम है, उसको डायग्राम में तुम क्या लिखोगे? वैसे मैंने नोट्स में थोड़ा समझा दिया उसको। अब देखिए सर, जरा अब आप इसको समझ लें। हमारे सिलेबस में लाइन स्पेक्ट्रा है। लाइन स्पेक्ट्रा के दो पार्ट्स होते हैं, एक एमिशन और एक एब्जॉर्प्शन। नजर आ रहा है? अच्छा, मैंने जानबूझ के इसके अंदर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का डायग्राम भी डाला है ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज एमिशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये दोनों जो है ना, ये लाइन स्पेक्ट्रा कहलाते हैं। स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम की प्लूरल होती है, स्पेक्ट्रम का होता है सीक्वेंस किसी चीज का। चलो अब जरा इसको समझो, दोनों का समझा रहा हूं, और ये कैसे एविडेंस देता है हमें इस बात का कि देयर आर फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ओ लेवल में तुम पढ़कर आए हो, सब ओ लेवल में फिजिक्स पढ़े हैं। जब आप व्हाइट लाइट को किसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम में से गुजारते हैं, लाइक प्रिज्म में से, तो इट ब्रेक्स इनटू 7 कलर्स। याद है? ये वो 7 कलर्स हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो शो हुए हैं, पिप्योर, रेड, ऑरेंज, ठीक है, पूरा देखो कोने तक वॉयलेट। तो पहला जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ना, वो आपको बता रहा है व्हेन व्हाइट लाइट इज ब्रोकन इनटू 7 कलर्स यू ऑब्टेन दो 7 कंटिन्यूस कलर्स। ये शो ये हुआ है। अब असल में हमें एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ठीक है? मैं आप लोगों को पहले जरा एब्जॉर्प्शन समझाता हूँ, जरा आसान है समझाना। अब तुमने व्हाइट लाइट पास की किसी कोल्ड गैस में से। अच्छा, कोल्ड गैस इसलिए लेते हैं ताकि जरा वो एब्जॉर्ब करे।
ठीक है, तुमने व्हाइट लाइट पास की किसी कोल्ड गैस में से, कोल्ड गैस में से गुजरने के बाद जब आप उस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करेंगे, अच्छा ये इतना सिंपल नहीं होता कि डायरेक्ट स्क्रीन पे आ जाए, जाहिर है इसके अंदर काफी बीच में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेंस वगैरह होते हैं फोकस करने के लिए, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस हमें ये देना है, हमें इसके ना बेसिकली स्पेक्ट्रम को एनालाइज करना है, ये कैसे बना ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जब इसका रिजल्ट स्क्रीन पे आता है ना, तो वी ऑब्जर्व देयर आर डार्क लाइंस इन सर्टेन रीजन्स, ठीक है, सारे बाकी कलर्स आपको विजिबल आते हैं और कुछ जगहों पे डार्क लाइंस आ जाती हैं, कुछ जगहों पे, ठीक है, जहां पे वो कलर गायब हो जाते हैं, डार्क लाइंस। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के इसको कंक्लूड करने की कोशिश करो, तुम्हारे ख्याल में ये कुछ जगहों पे ही डार्क लाइंस क्यों आई? हाँ, क्योंकि कुछ जगहों पे डार्क लाइन इसलिए आई क्योंकि कुछ कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, बाकी जाने दिए। अब कुछ कलर ही क्यों एब्जॉर्ब किए? क्योंकि इन कलर्स की जो एनर्जी थी ना फोटोन की, वो इक्वल थी टू द एनर्जी गैप, ठीक है, बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, और उनको एब्जॉर्ब करके इन्होंने क्या किया होगा? एक्साइट, ये एक्साइट किए होंगे, ये जंप करके चले जाएंगे, तो जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे ना, वो कलर गायब हो जाएगा, तो वो कलर जो गायब हो जाएगा वो आपको नजर नहीं आएगा, वहां डार्क लाइनें आ जाती हैं, और बाकी सारे कलर्स को वो कहता है चले जाओ, ठीक है। सो बाकी सारे कलर्स क्योंकि गुजर गए, वो स्क्रीन पे आके आपको उन्होंने वो नजर आ गए। ये क्लियर हुआ? सो डार्क लाइंस का मतलब ओनली स्पेसिफिक कलर्स वर एब्जॉर्ब, मींस ओनली स्पेसिफिक एनर्जीज वर एब्जॉर्ब, ठीक है। सो जरा पूरा देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। When white light passes through a cold sample of a gas, electrons will only absorb photons of certain colors. ये कौन से हैं? Which have energy equal to the energy gap between shells. ठीक है, and we observe dark lines in the region of those colors and other colors are visible. समझ में आ गया? अब उसी गैस को तुम ठंडा होने के लिए छोड़ दो, सेम गैस, अब रुक जाओ भाई, उसी गैस को तुमने छोड़ दिया, तुमने कहा चलो बेटा गैस को तुमने जो है ना वो अब गर्म हो गई गैस, क्योंकि जब एब्जॉर्ब करेगी तो दायरा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब तुमने उसको छोड़ दिया, आपने कहा एमिशन करो। तो जब वो हॉट गैस, उसी गैस का तुम हॉट सैंपल लोगे ना, और उससे जो आने वाली एमिशंस हैं उसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करके देखोगे, तो उससे जो आपको मिलेगा ना वो कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब उसी गैस, याद रखो सेम गैस लेनी है आपने और उसकी एमिशंस ऑब्जर्व करनी है। क्या नजर आ रहा है? यू गेट only specific colors, only specific colors are observed on a dark background. इसका मतलब इसने कुछ ही कलर, अच्छा और गौर से देखो, ये जो कलर लाइन है ना, ये बिल्कुल उसके ऊपर है जहां नीचे डार्क लाइन आ रही है, रीजन भी बिल्कुल सेम है। देखो जहां नीचे डार्क लाइन आ रही है, ऊपर वहां पर कलर लाइन आ रही है। तो समझाओ, तुम सही कहते बोलो, इसका क्या मतलब हुआ? अब जब वो एमिट करता है तो ओनली स्पेसिफिक कलर्स वर एमिटेड। व्हाई ओनली स्पेसिफिक कलर्स वर एमिटेड? बिकॉज स्पेसिफिक ट्रांजिशंस होती हैं, जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया था वो कलर अब उसने एमिट कर दिया, बाकी कलर उसने एब्जॉर्ब ही नहीं किया था, तो क्यों एमिट करे, ठीक है। और आप गौर करें कि वो एग्जैक्टली स्पेक्ट्रम के ऊपर वो उसी जगह लाए कर रहे हैं, इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि सेम कलर जो एब्जॉर्ब किए थे वही कलर एमिट किए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर मैंने ये बात बता दी है कि emission spectra, explain. When emissions from a sample are observed, we obtain only specific color, एक मिनट, on a dark background. This is because only emission of certain colors only with photons equal to the energy gap. अच्छा, एक सवाल का जवाब और देके जाए मुझे। सर ये जो ये आया था, आपका क्या ख्याल है जब ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे जरा एक मिनट आइए, जब ये एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड ही रहते हैं? वो डी एक्साइट नहीं होते? तो आपके ख्याल में जब आप कोई लाइट गुजर रही है किसी चीज में से, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, अब क्या वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट नहीं होंगे? होंगे ना। तो जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होंगे तो फिर वो कलर भी तो एमिट करेंगे, तो वो कलर आपको फिर नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सारी एक्साइटेड थोड़ी रहेंगे। अच्छा, आपको पता है एक्चुअली हो क्या रहा होता है? वो एक्साइट डी एक्साइट साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, ठीक है। वो ऊपर भी जाते हैं, थोड़ी देर बाद वो वापस नीचे भी आ जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट होगा, तो फिर वो कलर आपको दिखाई दे देना चाहिए ना, वो कलर फिर वहां पे डार्क लाइन ही क्यों आती रहती हैं? अच्छा, इसको जरा समझाने के लिए मैं आप लोगों को जरा इसको जरा क्लियर करता हूं, देखो वो कैसे होता है, ठीक है। जरा इसको समझने के लिए देखो, ये एक वाइट लाइट आई,
कोल्ड में गैस में से गुजरी, सम कलर्स आर रिमूव्ड, एब्जॉर्ब एंड द इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट, ये हो गया। सर अब वो कलर एमिट भी होते हैं, आप ये ना समझें जो एब्जॉर्ब हो गए वो एमिट नहीं होते, लेकिन वो एमिट सारी तुम्हारी आंख की तरफ नहीं होते, वो एमिट हर तरफ होते हैं, ठीक है। जब वो हर तरफ एमिट होते हैं ना, तो आपकी आई की तरफ जो उसकी इंटेंसिटी होती है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन डी-एक्साइट दे एमिट द सेम कलर photons, ठीक है, which जो है which were absorbed but in all directions, so the color is still not visible on the screen। अच्छा, ये बात कुछ लोगों को ना इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ती, तो मैं इसको समझाने के लिए एक जरा आप लोगों को एग्जांपल लेके ऐसी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखो सपोज करो, ये मैं सपोज करो दो तरह की लाइट आ रही है, रेड आ रही है और ब्लू आ रही है, ठीक है। ये जरा समझाने के लिए इसको समझो, ब्लू आ रही है, दोनों की इंटेंसिटी 100 है। इंटेंसिटी समझते हो ना, एनर्जी समझ लो आसान लफ्जों में। तुम्हारी आई यहां पर है, यूं है, वो रेड को जाने देता है, वो रेड को कहता है जाओ तुम पूरी जाओ, तो रेड की इंटेंसिटी जो आपकी आंख में आके गिरी वो कितनी है, पूरी 100, ठीक है। लेकिन ब्लू के साथ वो कुछ और करता है, वो ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद हर डायरेक्शन में एमिट करता है। वो एब्जॉर्ब करने के बाद ना वो कहता है अच्छा मैं एमिट करूंगा, लेकिन सारा तुम्हारी आंख की तरफ नहीं करूंगा, मैं इधर भी करूंगा, 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 इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो तुम्हारे आंख की तरफ जो ब्लू लाइट आ रही है वो समझो उसकी इंटेंसिटी 1 है, ठीक है, क्योंकि उसने पहले एब्जॉर्ब कर ली सारी, उसके बाद एमिट जब की तो तुम्हारी आंख की तरफ थोड़ी की सिर्फ एमिट, वो हर तरफ एमिट करता है। तो आपकी आई की तरफ जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो इतनी कम होगी कि वो अभी भी आपको विजिबल नहीं होगा, आपको अभी वो लाल कलर का ही नजर आए, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल सादा मिसाल में यूं समझो कि ये सपोज ये दो लड़के सामान लेकर आ रहे हैं यूं करके मेरे पास, ठीक है। एक को मैंने कहा तुम जाओ सारा सामान लेके थ्रू गुजर जाओ, दूसरे को मैंने कहा लाओ तुम्हारा सारा सामान पहले मैं लूंगा, मैंने ले लिया, उसके बाद मैंने बांट दिया, ठीक है। मैंने कहा तुम भी ले लो, सबको बांट दिया और इसको भी दे दिया, मैंने कहा यार तुम्हारे पास भी कुछ होना चाहिए तो तुम भी लो, इसको सामान मैंने कहा अब जाओ तुम भी जाओ। अब जब वो मेरे थ्रू दोनों गुजर गए तो भाई जो सारा सामान लेके चला गया उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना, उसका सामान ज्यादा होगा। जिसका सामान मैंने सबको पकड़ के बांट दिया और थोड़ा सा उसको भी दे दिया तो जरा उसका सामान तो ना होने के बराबर होगा, तो मैं यही कहूंगा ना कि यार उसका सामान तो खत्म हो गया है, बस ये होती है वजह, तो वो इंटेंसिटी नजर भी आती है। ये क्लियर हो गया? एक मिनट रुको अभी, ठीक है। भागने की जल्दी है यार तुम लोगों को, क्या करना है घर जाके, सोना है? अच्छा तो 5 मिनट रुक जाओ। और फिर बस एक आखिरी बात बता दूं, ये हमारे सिलेबस का ग्रे एरिया कहलाता है। ग्रे का मतलब हमारे सिलेबस में ये नहीं है, मैं एहतियातन इसलिए बता देता हूँ कि अगर कभी इससे रिलेटेड कोई चीज आ जाए ना तो आप एटलीस्ट आपको आइडिया हो। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अलग अलग साइंटिस्ट ने ना ये डिस्कवरीज की थी। फॉर एग्जाम्पल ये साइंटिस्ट है लेमैन, नजर आ रहा है लेमैन लिखा हुआ। लेमैन ने कहा था कि अगर 5th शेल से जंप करके इलेक्ट्रॉन्स 1st शेल में आएंगे तो उसकी उसने सारी ट्रांजिशंस ड्रॉ करके दिखाई हुई हैं, इसको कहते हैं लेमैन सीरीज। अच्छा इसी तरह बॉलमर ने कहा था 5th से जंप करके जब 2nd तक आती हैं तो उसको कहते हैं बॉलमर। अच्छा बॉलमर के जो देखो कलर्स बने हुए हैं, नजर आ रहे हैं, ये वॉयलेट, तो बॉलमर की जो सीरीज है ना वो कलर है। कलर का मतलब है जब 5th से 2nd शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करके आते हैं ना तो वो कलर्स एमिट करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक साइंटिस्ट है पास्चन, उसने कहा था 5th से जब 3rd शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसने पूरा एक सीरीज दी थी, उनका तो ये सीरीज है, होते हैं पास्चन सीरीज। इसी तरह 5th से जब 4th में आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अच्छा 5th से मतलब यानी यूं कहना चाहिए हायर देन 5th और हायर, ठीक है। 5th और हायर शेल से जब 1st पे आते हैं तो उसको कहते हैं लेमन, जब 5th और हायर शेल से 2nd में आके गिरते हैं तो उसको कहते हैं बॉलमर, जब 5th और हायर शेल से 3rd में आके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसके जो रेंज होती है उसको कहते हैं पैस्टन, और जब 5th और हायर शेल से 4th में आके आते हैं तो उस रेंज को कहते हैं लेमन। ये किसकी रेंज है? फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ की रेंज है। उसमें जो आपको दिखाई देगी वो बॉलमर सीरीज है, बॉलमर रेंज दिखाई देगी विजिबल। समझ में आ गया? चलो बस ठीक है।